स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट बने रहिएगा, यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आज की वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए इसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा। समय हमारा होता है 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। अब देखिए हमारा क्या दिया है नोट में। यहाँ पे देखिए नोट में हमें क्या दिया है। कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब निर्देश पहला है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघुत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर 20 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 23 से 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य से संबंधित हैं। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी कौन सा जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो देखिए ए ऑप्शन है आटाकामा, और बी ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, और सी ऑप्शन देखिए क्या है, सी ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश, और डी ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया। तो देखिए जो दक्षिण पूर्वी एशिया है ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है। तो ए ऑप्शन है समता, यानी, और बी ऑप्शन है सतत पोषणीयता, सी ऑप्शन है उत्पादकता, और डी ऑप्शन है या सभी। तो देखिए ये तीनों जो हैं मानव विकास के स्तंभ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। तो ए ऑप्शन है कोल खोज, बी ऑप्शन है अंगूरों उत्पादन, और बी सी ऑप्शन है मिश्रित कृषि, और डी ऑप्शन है रोपड़ कृषि। तो देखिए जो रोपड़ कृषि है ये क्या है, विकास यूरोपियन औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा रोपड़ कृषि। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4। देखिए कह रहा है कि चैनल टनल जोड़ता है। ए ऑप्शन है लंदन को बर्लिन से, बी ऑप्शन है बर्लिन को पेरिस से, सी ऑप्शन है पेरिस को लंदन से, और डी ऑप्शन है बार्सिलोना को बर्लिन से। तो देखिए जो चैनल टनल जो है ये पेरिस को लंदन से जोड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि दास व्यापार का उदय किस शताब्दी में हुआ। तो ए ऑप्शन है 13वीं शताब्दी में, बी ऑप्शन है 14वीं शताब्दी में, सी ऑप्शन है 15वीं शताब्दी में, और डी ऑप्शन है 16वीं शताब्दी में। तो देखिए दास व्यापार का उदय हुआ था 15वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ए ऑप्शन है 102.8 करोड़, बी ऑप्शन है 318.2 करोड़, और सी ऑप्शन है 338.7 करोड़, और डी ऑप्शन है 121 करोड़। तो देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 121 करोड़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग नगर का उदाहरण है। ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है जयपुर, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए यह जो दुर्ग नगर का उदाहरण, तो ये तीनों दुर्ग नगर हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा, ये सभी। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, और डी ऑप्शन है असम में।
तो भारत में जो जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है ये पश्चिम बंगाल में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया अति ही लघुत्तरीय प्रश्न। क्या आ गया हमारा अति ही लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है। देखिए कह रहा है कि रबी की फसलों के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए उत्तर, पहला गेहूं, दूसरा है चना। ये सभी रबी की फसल हैं, गेहूं चना जो है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पहला है नहर, दूसरा है नलकूप। ये भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 देखिए कह रहा है कि भारत में कितने प्रकार के तेल शोधक कारखाने पाए जाते हैं। तो देखिए भारत में 2 प्रकार के तेल शोधक कारखाने पाए जाते हैं। नंबर 1 क्षेत्र आधारित जैसे कि डिगबोई तेल शोधन कारखाना तथा बाजार आधारित जैसे कि बरौनी तेल शोधन कारखाना। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन के 2 महत्व बताइए। तो देखिए पहला, वायु परिवहन द्वारा यात्रा समय में कमी आने से दूरियां कम हो गई हैं। यानी जो वायु परिवहन है इससे क्या होता है, अधिक दूरी कम समय में तय की जाती है जिससे समय की बचत होती है। अब देखिए दूसरा क्या है, यह पर्यटन को बढ़ावा देता है और पर्यटन रोजगार के अवसर पैदा करता है और निर्धनता को दूर करने में सहायक होता है। जैसे कि कहीं पर अगर अगर कहीं पे हवाई अड्डा बनेगा तो वहाँ पे देखिए सबको रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से यह रोजगार में भी सहायक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है 2 कृत्रिम पत्तनों के नाम लिखिए। तो पहला है मुंबई, दूसरा है विशाखापट्टनम। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर के रूप में अभी आज ही अपलोड किया, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए कह रहा है कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो उत्तर देखिए, उत्तर मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्रादेशिक भूगोल, दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल, तीसरा है ऐतिहासिक भूगोल और चौथा है जनसंख्या भूगोल, पांचवा है संसाधन भूगोल, छठवां है राजनैतिक भूगोल और सातवां है अधिवास भूगोल तथा आठवां है पर्यटन भूगोल। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 15। देखिए क्या कह रहा है कि अप्रवासी और उत्प्रवासी से आपका क्या आशय है। तो देखिए वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, जबकि वह प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वह उत्प्रवासी कहलाते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कह रहा है कि पशुचारण के 2 प्रकार कौन से हैं। तो पहला है चलवासी पशुचारण, दूसरा है वाणिज्य पशुपालन, पशुधन पालन। अब आगे देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा प्रश्न संख्या 17 क्या है। देखिए कह रहा है कि मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, अब जो मिश्रित कृषि होती है इसमें फसल उत्पादन एवं पशु पालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों को समान महत्व देते हैं किसमें, मिश्रित कृषि में। दूसरा है इस कृषि में खेतों का आकार माध्यम होता है। तीसरा है गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन एवं चारे की फसल आदि प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसल है जो मिश्रित कृषि है। आगे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें फसलों के साथ पशुओं जैसे कि भेड़ बकरी, सूअर, मवेशी, मुर्गी आदि को भी पाला जाता है। पांचवा है सस्यवर्धन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है। छठवां देखिए क्या है, 60वां नंबर है इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश होती है। 7वां है कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की खेती को करते हैं। और 8वां है यह कृषि महानगरों के समीप की जाती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या है। देखिए कह रहा है कि कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योगों में अंतर बताइए। तो देखिए हेडिंग हमारा आ गया कुटीर उद्योग क्या है। देखिए नंबर 1 अधिकांश कार्य हस्तकार्य स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्य करते हैं जो कुटीर उद्योग होता है इसमें। दूसरा अधिकांश उत्पादन घर में ही प्रयोग किया जाता है और बहुत कम उत्पादन बाजार में बेचा जाता है। यानी जो कुटीर उद्योग में जो उत्पादन होता है उसको घर पे ही उपयोग किया जाता है। तीसरा है कच्चा माल स्थानीय रूप से प्राप्त किया जाता है। और चौथा है उत्पाद स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। अब देखिए लघु उद्योग क्या है। देखिए लघु उद्योग
क्या है, उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनें तथा मजदूरों द्वारा किया जाता है, जो लघु उद्योग होता है। सभी उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेची जाती हैं। स्थानीय बाजार से कच्चा माल प्राप्त न होने पर दूर स्थित स्थानों से माल मंगवाया जाता है। और देखिए, उत्पाद स्थानीय बाजार के साथ साथ दूरस्थ बाजार में भी बेचा जाता है, जो लघु उद्योग का माल होता है। अब देखिए आ गया 19 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि रेल मार्गों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नवत हैं। नंबर 1, धरातल की रचना यानी धरती की रचना। तो देखिए, धरातल की रचना रेल मार्ग के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मैदानी भागों में रेल मार्ग बनाना सरल है, किंतु पर्वतीय व पठारी भागों में सुरंगें तथा नदियों पर पुल या तीव्र ढाली पर रेल मार्ग बिछाना अत्यंत कठिन एवं व्यस्तपूर्ण कार्य है। दूसरा है जलवायु। देखिए, बाढ़ग्रस्त, दलदली, मरुस्थलीय, हिमाच्छादित प्रदेशों में रेलमार्ग बनाने तथा उसकी देखरेख में अनेक भौतिक कठिनाइयां होती हैं। तीसरा है आर्थिक कारक। तो देखिए, सघन जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास, उन्नत वाणिज्य एवं व्यापार आदि रेलमार्ग के विकास में सहायक तथ्य है। चौथा है राजनीतिक कारक। तो देखिए, सीमा सुरक्षा, सामरिक महत्व के क्षेत्र, राष्ट्रीय एकता आदि कारक रेलमार्ग के विकास का पर्याप्त प्रभावित करते हैं। रेलमार्ग को विकास को करते हैं ये लोग, प्रभावित करते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 20। देखिए क्या है, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं। तो देखिए उत्तर इसका, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य। देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के न्यायपूर्ण एवं सहज संचालन हेतु उपयुक्त नीतियों का निर्माण करता है और समय समय पर उसकी समीक्षा भी करता है। यह विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा भी करता है। यह है विश्व व्यापार संगठन। जब व्यापार होगा तो विवादों का उसमें सुझाव भी हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में अपभ्रक के वितरण एवं उत्पादन का विवरण दीजिए। तो देखिए, भारत में अपभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में भी आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अपभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किमी लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पे पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अपभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अपभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नगिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुरा जिले में भी अपभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि सड़कों का महत्व बताइए। तो देखिए, भारत में आर्थिक विकास में सड़कों के महत्व को निम्नलिखित कारणों से समझा जा सकता है। नंबर 1, देखिए, देश के भीतरी भागों में रेल मार्ग को एक सीमा तक पहुंचाया जाता है, इसलिए विभिन्न ग्रामों को जोड़ने के लिए सड़कों का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों को केवल निर्दिष्ट स्थान तक ही नहीं, समतल भूभागों में कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस प्रकार सुविधा रेलों द्वारा संभव नहीं है। तीसरा है, कृषि का विकास करने के लिए सड़कें ही अधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं। खेतों तक कृषि संबंधी यंत्र, खाद व उर्वरक आदि पहुंचाने तथा कटी हुई फसलों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का ही प्रयोग किया जाता है। चौथा देखिए क्या है, सड़कों के विकास से खाद्यान्नों के अतिरिक्त फल व दूध, सब्जी आदि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया है, क्योंकि परिवहन की सुविधा द्वारा इन्हें शहरी उपभोक्ता क्षेत्रों से सरलता से भेजा जा सकता है, यानी आसानी से लाया जा सकता है। अब देखिए आ गया हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को आपको खुद सॉल्व करना होगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। तो यह क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। अथवा करके दिया कि आधुनिक कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आप क्या कीजिए, दोनों को भी पढ़ लीजिएगा आप। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, रेल परिवहन से आप क्या समझते हैं? भारत में रेल मार्गों की वितरण और रेलों की महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा के दिया है कि भारत में नगरों के विकास क्रम को सविस्तार समझाइए। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जिसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन आप अभी घर पे हैं तो आप दोनों क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिए। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त कौन द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो आपको दर्शाना है। देखिए पहला क्या है क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो क्या है? सिक्किम है। तो सिक्किम को आपको क्या करना है? मानचित्र में दर्शाना है। दूसरा है इस राज्य की राजधानी, यानी इस राज्य की राजधानी, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ रहा है, तो यहाँ पे लखनऊ होगा। तो लखनऊ को आपको दर्शाना है मानचित्र में। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र तो नरोरा है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो इसको भी दर्शाना है। उसके बाद है चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, जो कि पश्चिम बंगाल है, इसको भी आपको करना है, मानचित्र में दर्शाना है। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, जिसको आपको जिसका नाम लिखना और मानचित्र में इस प्रकार से आपको दर्शा देना है। अब देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 26। क्या कह रहा है कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो यह विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। तो चीन को आपको क्या करना है? विश्व के मानचित्र में दर्शाना है और चीन का नाम लिखना है। दूसरा है विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वह इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया को आपको क्या करना है? मानचित्र में दर्शाना है, विश्व के मानचित्र में। तीसरा है जापान का राजधानी नगर, तो जापान का जो राजधानी टोक्यो है, तो टोक्यो को आपको क्या करना है? दर्शाना है मानचित्र में और लिखना है टोक्यो का नाम। उसके बाद दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, जो कि अमेजन नदी है, तो अमेजन नदी को आपको दर्शाना है कि कहाँ पर है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो यह है अंटार्कटिका है, तो इसको आपको लिखना है और दर्शाना है मानचित्र में। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा, जिस पर आपको तब 70 नंबर मिलेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।